बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरहाद अली तैमूर, देवता। एक बहुत ही अच्छा दास्तान, एक ऐसे नौजवान की कहानी जिसकी सलाहियतों ने दुनिया भर के ताकतवर मुल्कों और इंसानों को धूल चटा दी। अपने मुल्क की बका के लिए पूरी दुनिया से लड़ गया, जहाँ गया अपने नाम का सिक्का जमाया। जिसे बचपन में न माँ का प्यार मिला न बाप का, जो माँ की गोद को तरसता रहा, जिसे नफ़रत ही नफ़रत मिली। तो जनाब, उसकी तरफ चलने से पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, ताकि हर आने वाली किस्त आपको फौरी मिल सके। देवता किस्त नंबर 38। वाकई मुखर्जी ने कहा, मैं ये समझ रहा था कि ये हाथ से निकल गई। हाँ, बुखलाहट में ये भूल गए थे। उछलने कूदने वाले वे जानवर आदतन इधर उधर भागते रहते हैं। भवानी शंकर ने स्वामी को एक कुर्सी पर बिठाते हुए कहा, मेरी जान तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम यहाँ से भागकर उस मकान में क्यों चली गई थी? स्वामी इशारों में जवाब देने लगे। भवानी शंकर ने मुस्कुराकर उसके जवाब की तशरीह की। मिस्टर मुखर्जी, खोता पहाड़ निकला चूहा। ये कहती है कि सामने वाले मकान में उसे चूहा नजर आ गया था। ये उसे शिकार करने गई थी, यानी ये चूहे के पीछे भागती रही और हमारे आदमी इसके पीछे परेशान होते रहे। अच्छा, आप ये बताइए कि चूहे का शिकार करने की आदत से क्या ये जहर नहीं होता कि यकीकतन बिल्ली है और इसके साथ कोई जादू असर नहीं है? नहीं मिस्टर शंकर, मैं अब भी कहता हूँ कि इसके बिल्ली के पीछे कोई भेद है। आप सिर्फ ये देखते हैं कि बिल्ली आदतन कहाँ से आ गई, इंसानों की आदतें लेकर। मेरी बात मानिए, मैं इस पुजारी को यहाँ बुला कर लाता हूँ, या फिर हम उसे लेकर मंदिर में चलते हैं। वहाँ पता चल जाएगा कि असलियत क्या है। मैं सोचने लगी कि फिर इस पुजारी की बातें शुरू हो गई हैं। स्वामी ने इतना वक्त ज़ाया किया, लेकिन वो लोग पुजारी का ख्याल दिमाग से नहीं निकाल सके। अब तो इस अंतर्ज्ञानी का सामना करना पड़ेगा। तो फिर क्यों ना हम मंदिर चले, ताकि मैं भी मंदिर को अंदर से देख लूँ और दुर्गा माई के दर्शन कर लूँ। और अगर मौका मिला और वो पुजारी मेरे इल्म के सामने कमज़ोर नज़र आया, तो मैं इसकी ज़बान भी बंद कर दूँगी। मैंने भवानी शंकर से अपने ख्याल का इजहार किया। स्वामी ने भी इशारों में मेरे ख्याल की तायद की। वो स्वामी की किसी बात से इनकार नहीं कर सकता था, इसलिए हमारे साथ मंदिर तक जाना पड़ा। हम जीने तय करते हुए निचली मंजिल के कमरे में आए। इस कमरे में कमर तक पानी खड़ा था। पहले मुखर्जी पानी में उतर गया, इसके बाद मैं भवानी शंकर का हाथ थाम कर पानी में आ गई। स्वामी भवानी शंकर के कंधे पर बैठी हुई थी। इतने गहरे पानी में चलते वक्त मेरे कदम डगमगा रहे थे। हमें ज़्यादा दूर तक नहीं जाना था। दरवाजे के बाहर कश्ती बंधी हुई थी, जिसके एक सिरे पर मशल रोशन थी। हम कश्ती में बैठ गए। मुखर्जी से खोलकर धकेलता हुआ बीच गली में ले आया, फिर इस पर बैठकर चप्पू चलाने लगा। मैं सोच रही थी कि मुझे पुजारी से किस तरह निपटना चाहिए। मुश्किल यह थी कि मैं भवानी शंकर और मुखर्जी के सामने कोई मंत्र नहीं पढ़ सकती थी। मेरी किसी भी गैर मामूली हरकत से इन्हें शुबा हो जाता कि मैं काला इल्म जानती हूँ। मैंने स्वामी की तरफ देखा। मैं जितनी परेशान थी, वो इतनी ही मुतमिन नजर आ रही थी। कश्ती आगे बढ़ती गई, मंदिर करीब आता गया। हमने मशल की रोशनी में देखा, मंदिर के आखिरी दरवाजे पर कुछ लोग नजर आ रहे थे। जब हमारी कश्ती दरवाजे पर पहुंची, तो इस वक्त दो आदमी पुजारी को सहारा देकर एक कश्ती में बिठा रहे थे। पुजारी की आंखें बंद थी। वो कश्ती में आते ही लेट गया। उसकी हालत से पता चलता था कि वो सख्त बीमार है। मुखर्जी के पूछने पर एक शख्स ने जवाब दिया, ठाकर के हलक से आवाज़ नहीं निकल रही। थोड़ी देर पहले एक सेवक भोजन लेकर ठाकर के पास आया था। उसने ठाकर अच्छी तरह नहीं बोल रहा, पता नहीं क्या हुआ। भोजन करते करते अपने गले पर हाथ रखकर कई बार कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन कुछ न बोल सका। हमारा ख्याल है कि इसमें कुछ मिला दिया गया है। हम इस बचे हुए भोजन को भी साथ ले जा रहे हैं। मुआयने के बाद पता चल जाएगा। ठाकर की आवाज़ बंद होने का कारण क्या है, इसकी बातें सुनते ही मैं चौंक
भला पुजारी से कौन दुश्मनी कर सकता है। यह साबी उसकी इज्जत करते हैं। उसने आज तक कभी काले रंग से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर अचानक ही उसकी आवाज़ कैसे बंद हो गई? कौन उससे दुश्मनी कर सकता है? भवानी शंकर ने जवाब दिया, ऐसा तो वही कर सकता है जो काला इल्म जानता हो और उसे पुजारी से खतरा हो। हाँ, मैं भी इस लाइन पर सोच रहा हूँ। क्या ये जी बात नहीं कि हम इस बिल्ली की असलियत मालूम करना चाहते थे? ठीक इसी वक्त पुजारी की जुबान बंद हो गई। वो कहते हैं कि उसकी हालत से आवाज़ नहीं निकल रही, उसके खाने में कुछ मिला दिया है। मेरा ख्याल है कि संदूर मिलाया गया होगा। संदूर खाने से आवाज़ बैठ जाती है। यकीनन उसे संदूर खिलाया गया है। मुखर्जी ने कहा, लेकिन किसने? उसका सेवक जो उसके लिए बात लेकर आया था, वो भी बहुत भरोसे का आदमी है। वो पुजारी से ऐसी दुश्मनी नहीं कर सकता। फिर ऐसा कौन कर सकता है? इस नामलो मस्ती ने ऐसा किया है जिसके जादुई असर से ये बिल्ली इंसानी हरकतें करती है। वो नामलो मस्ती ये नहीं चाहती कि हम मंदिर के जाएं और पुजारी अपने ज्ञान से इसकी असलियत बता दे। मेरा ख्याल है कि किसी काले इल्म से उसकी आवाज़ बंद की गई। भवानी शंकर अपनी आंखें सफेद कर सामी को देखने लगा। वो तशवीश में मुब्तला हो गया और इस बिल्ली के मुतल्लिक़ क्या राय कायम करे। उसने कहा, पता नहीं संदूर का असर कब तक रहेगा। पुजारी तो कुछ बोलने से गया दूसरा ज्ञानी नहीं है। होने को तो बहुत से हो सकते हैं, लेकिन मैं किसी और को नहीं जानता। ऐसे ही किसी ज्ञानी को तलाश करना होगा। मेरा मशवरा है कि कल आप बिल्ली से कोई काम न लें। मुआहदे का फाइनल आप खुद ही हासिल करने की कोशिश करें। भवानी शंकर ने जवाब दिया, ऐसी किसी मुहिम के लिए मैं ज़हनी तौर पर तैयार नहीं। मैं इस बिल्ली पर भरोसा करके यहाँ तक आया हूँ। आज तक इसने धोखा नहीं दिया। मेरा हर हुक्म मानती है। महज ज़रा से शुबे पर इससे काम न लेना दानिशमंदी नहीं है। कल मैं इसे ज़रूर आजमाऊंगा। अगर धोखा हुआ तो हम मोहतात रहेंगे। अभी हम तनाव बैठकर प्लानिंग करेंगे कि हमें किस तरह इससे काम निकालना चाहिए। हम अपने मकान में वापस आ गए। भवानी शंकर और मुखर्जी एक कमरे में गए। इसके दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। मैं सामी के साथ अपने कमरे में आ गई। मैं जानती थी कि वो मेरी बात का जवाब नहीं दे सकेगी। बिल्ली के रूप में बेजुबान थी। फिर भी मैंने बेचैनी से पूछा, मुझे बताओ सामी, पुजारी को क्या तुमने संदूर खिलाया है? उसने हाँ के अंदाज में सर हिलाया। अब मैं उससे ये न पूछ सकी कि उसने किस तरह बाद में या बाजी में संदूर मिलाया है। सामी भी इस वक्त किसी दूसरे रूम में आकर मुझे तफसील से वाक़या नहीं सुनाना चाहती थी। वो इत्मीनान से मेरे बिस्तर के पास बैठ गई। मुझे भी इत्मीनान हासिल हो गया कि उसने एक बहुत बड़ी मुसीबत दूर कर दी थी। दूसरी सुबह भवानी शंकर मुझे और सामी को अपने साथ गवर्नर हाउस की तरफ ले गया। उन्होंने सामी को 2 घंटे पहले ही गवर्नर हाउस के हाथे में छोड़ दिया ताकि वे समाज के हर गोशे को अच्छी तरह देख लें और इस कमरे के मुतल्लिक़ भी मालूमात हासिल कर लें जहाँ गवर्नर और एक गैर मुल्क के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान अहम गुफ्तगू होने वाली थी। सामी के जाने के बाद भवानी शंकर मुझे होटल में ले आया। वहाँ पहले ही एक कमरा हमारे लिए मखसूस था। उसके दोनों महतायत केदार के साथ दूसरे कमरे में आ गए थे। उन्होंने एहतियातन शिकारी बाजार का एक मकान छोड़ दिया था। इनकी सोच के मुताबिक अगर सामी धोखा देना चाहती तो उसे इस होटल का पता मालूम न होता। उसकी तरफ से कोई खतरा पेश आने की सूरत में उन्होंने वहाँ से फरार होने के भी इंतजाम कर लिए थे। लेकिन सामी मुझे इनकी तावील में छोड़कर ना तो कहीं जा सकती थी और ना ही किसी तरह का नुकसान पहुँचा सकती थी। भवानी शंकर उसे अपने साथ लिए उधर उधर घूमता रहा। जब उसे यकीन हो गया कि उसका कोई पीछा नहीं कर रहा तो वह मेरे पास आ गया। उसने फ़ोन करके मुखर्जी को भी वहाँ बुला लिया। उसके आने के बाद उसने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। फिर कागज़ और पेंसिल लेकर सामी के सामने बैठ गया और मुखर्जी खामोशी से तमाशा देखने लगे। सामने अपने दोनों पंजों और सर के मुख्तलिफ ज़ावियों से कुछ कहती जा रही थी और वो कागज़ पर नोट करता जा रहा था। नोटिस मुकम्मल होने के बाद जब मुखर्जी ने उसे पढ़ा तो वो हैरान रह गया। भवानी शंकर की तवक्को के मुताबिक सामी गवर्नर हाउस में होने वाली गुफ्तगू के अहम नुकात ज़ेहन नशील करके आई थी। मुखर्जी ने कहा, इस बिल्ली ने धोखा नहीं दिया।
बात का यकीन होना चाहिए कि इसकी रिपोर्ट दुरुस्त है। मुझे पूरा यकीन है, भवानी शंकर ने कहा। हम ट्रेनिंग के दौरान इससे बारहा सुना चुके हैं, उसने कभी गलत रिपोर्ट नहीं दी। ये जो बातें सुनती है उसे ज़हनशीन करके रिंग करके मुझे बता देती है। मुखर्जी को भी फिर भी यकीन न आया। वो ये कहकर चला गया कि वो अपने ख़ास आदमियों के ज़रिए सही मालूमात हासिल करेगा। इस मकसद के लिए वो अपने एक नहायत ही शातिर असिस्टेंट को सेक्रेटरी के दफ्तर में भेजना चाहता था। उसने उसे सामने की पेश की हुई रिपोर्ट सुना दी थी। 2 दिन के बाद मुखर्जी घबराया हुआ आया। उसने भवानी शंकर को बताया पिछली रात उसका असिस्टेंट इस मुआहदे की फाइल हासिल करने सेक्रेटरी के दफ्तर पहुंचा था, लेकिन ठीक इस फाइल को पढ़ते वक्त गिरफ्तार हो गया। पता नहीं इस मुल्क के जासूस कब से इसके पीछे लगे हुए थे। उसे ऐन वक्त पर अरेस्ट में ले लिया गया। एक शख्स की गिरफ्तारी के बाद भवानी शंकर को यह अंदेशा हुआ कि यहाँ की पुलिस इस शख्स को जरिए हमारे ठिकाने तक पहुँच सकती थी। उसने फौरन वो शहर छोड़ देने का फैसला कर लिया। हम उसी दिन दोपहर की फ्लाइट से रावलपिंडी के लिए रवाना हो गए। रवानगी से कबल भवानी शंकर ने हमें बताया कि पिंडी में हमारे बहुत से मुसलमान अजीज रहते हैं। हमें इन अजीज़ों के नाम, इनकी उम्र और इनकी तस्वीरें बता दी गई। इस वक्त हमें पता चला कि सीक्रेट सर्विस वाले कितनी लंबी चालें चलते हैं। पिंडी के वो नाम नहाद अजीज भी हमारे देश के एजेंट थे और बरसों से वहाँ मुकीम थे। वहाँ हमें खूब शामदीद कहने वालों में अहमद शेख नामी एक अधेड़ उम्र का आदमी था। वो सीक्रेट में कोई एक क्लास ऑफिसर था और तुम्हारी हुकूमत का मुलाजिम है। तुम्हारी तरह मुसलमान भी है, मगर मुसलमान होने से क्या होता है? हर मुल्क और कौम में गद्दार होते हैं। हमारी हुकूमत उसे गद्दारी के सिले में हर माह 25,000 रुपये देती है। पिंडी और कराची में उसकी शानदार कोठियाँ हैं। ये शहर में जाती उसकी कारें हैं। लाखों रुपए का बैलेंस है। शायद तुम्हारे मुल्क में इसकी बात की तफ्तीश नहीं होती कि 800-900 रुपये माहवार पाने वालों के पास इतनी दौलत कहाँ से आ जाती है। शमिया की ज़ुबान से ये सच्ची और कड़वी बातें सुनकर मैं गुस्से से खोल रहा था। ये कितनी शर्म की बात थी कि हमारे ही हम मज़हब, हम वतन दौलत के लालच में अपने वतन से गद्दारी कर रहे थे और अपनी हुकूमत की जड़ें खोखली कर रहे थे। शमिया बता रही थी कि अहमद शेख के हमरा एक हसीन औरत भी थी। मुझे उस वक्त किसी की खूबसूरती से दिलचस्पी नहीं थी। मैं तवज्जो से ये सुन रहा था कि पिंडी में अहमद शेख की कोई कोठी किस इलाका में है और इसकी कोठी का नंबर क्या है। मैं खुदा से मदद तलब कर रहा था कि मौत से पहले मुझे इतनी मोहलत दे दे कि मैं गद्दारों को उनके अमृतनाक अंजाम तक पहुँचा सकूँ। इसके बाद मेरी तकदीर में मौत लिखी होगी तो मैं खुशी से मर जाऊंगा। मैं अपनी सोच में गुम था। फिर शमिया की ये बात सुनकर चौंक गया कि शामी किसी खुफिया फाइल की नकल ले आई थी। मैंने हैरानी से पूछा, वो कैसे ले आई? उसने जवाब दिया, अहमद शेख के ऊपर एक ऑफिसर है जिसका नाम मुकर्रम अली नाम है। वो बहुत ही सख्त मिजाज लेकिन मुहब्बे वतन है। वो खुफिया फाइल उसकी तहवील में थी। मुकर्रम अली इस पर किसी का साया भी नहीं पड़ने देता था। कभी घंटे 2 घंटे के लिए किसी ज़रूरी काम से बाहर जाता तो जाने से पहले अपने दफ्तर के दरवाजे पर अपने हाथों से ताला लगाता था। इस मामला में वह अहमद शेख और अपने चपरासी पर भी भरोसा नहीं करता था। अहमद शेख ने भवानी शंकर को बताया कि फाइल आजकल मुकर्रम अली की मेज़ पर रहता है जब तक सदर ममलकत अपने दौरे से वापस नहीं आएंगे। इस वक्त तक मुकर्रम अली इस फाइल को दफ्तर से बाहर नहीं जाने देगा और ना ही अपने मतहत अफसरों को दफ्तर में दाखिल होने की इजाज़त देगा। भवानी शंकर ने अहमद शेख के सामने अपना प्लान पेश किया। प्लान यह था कि मुकर्रम अली अपने काम में मसरूफ़ रहता है। अगर वो काली बिल्ली दफ्तर में चुपके से दाखिल होकर किसी अलमारी के पीछे छुप जाए तो बात बन सकती है। मुकर्रम अली लंच के लिए बाहर जाते वक्त दरवाजे को बाहर से बंद कर देता है। बिल्ली अंदर ही रह जाएगी, किसी को शुबा भी नहीं होगा अंदर कोई मौजूद है। इस वक्त वो मेज़ पर चढ़कर मतलूबा फाइल खोलेगी और जो ज़रूरी मालूमात हासिल करना चाहते हैं इन्हें पढ़कर ज़हनशीन कर लेगी। इसके बाद वो दोबारा अलमारी के पीछे छुप जाएगी। मुकर्रम अली वापस आकर दरवाज़ा खोलेगा और अपने काम में मसरूफ़ हो जाएगा। बिल्ली जिस तरह चुपके से गई थी इसी
شیخ نے کاغذ پر مکرم علی کے دفتر کا مکمل نقشہ بنا دیا کہ میز کہاں ہے، الماری کس کونے میں ہے، فائلوں کے ریک کس طرف دیوار سے لگی ہوئی ہیں، ایک ریک میں سے یا میز پر پڑی ہوئی فائلوں میں سے اسے کون سی فائل کا مطالعہ کرنا ہے۔ سامی نے تمام باتیں سننے اور نقشے کا مطالعہ کرنے کے بعد اپنے پنجوں کے اشارے سے بتایا کہ وہ تمام باتیں سمجھ گئی ہے۔ دوسرے دن احمد شیخ نے اپنی کار میں بٹھا کر اپنے دفتر لے گیا۔ شام کو جب واپس آیا تو سامی اپنا کام مکمل کر چکی تھی۔ وہ بلی کے روم میں گئی تھی اور ایک ذہین طالبہ کی طرح اہم معلومات ذہن نشین کر کے آ گئی تھی۔ احمد شیخ ایک بلی کے کارنامے پر حیران تھا۔ وہ بیچارہ کیا جانتا تھا کہ اس کے اندر ایک چلاک لڑکی چھپی بیٹھی ہے۔ کردار نے میرے کمرے میں آ کر مجھ سے